प्रेजेंटेशन यहाँ से हाँ यहीं से होगी। वो मिल गया ना पीपीटी। सर पीपीटी मिल गया मेरे को। हेलो हेलो।
वो फर्स्ट लाइट ठीक कर दी, हाँ सर, फर्स्ट चेंज करने के लिए बोला था तो दे दी। मेरे को ऐसा कुछ नहीं बता के गए वो। तो वो ठीक करोगे फिर? अच्छा आप मुझे बताइए क्या चेंज करना है। अच्छा आपको फिर उसको
हेलो। सर नमस्कार सर, मैं संजय बोल रहा हूँ स्टाफ। हेलो अनुराग, नमस्कार। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है, क्लियर आ रही है। वीडियो और स्टॉप वीडियो तीन नजर दो। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। आवाज आ रही है? आ रही है? थोड़ी गूंज रही है सर। आ जाइए आ जाइए, थोड़ी देर हाँ और देंगे। जी जी। नमस्कार जी। हेलो। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। संजय जी, डॉक्टर अनुराग जी को, डॉक्टर एमएस गुप्ता जी को भी अनम्यूट कर दो ना। संजय जी। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से सब तैयारी है या भी कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है? डॉक्टर अनुराग जी की वॉइस को अनम्यूट करो ना संजय। हेलो संजय। हेलो सर, मेरे को 2 मिनट दीजिए। अच्छा, प्रॉब्लम हाँ है कुछ? हाँ सर, थोड़ी सी बस दिक्कत आ रही है। अभी मैं अभी अच्छा, करवा देता कोई बात नहीं। तो अगर जब प्रॉब्लम सोल्व हो जाए ना, तो डॉक्टर एमएस गुप्ता जी हैं, डॉक्टर अनुराग हैं, और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाजपत जी, इनको अनम्यूट रख देना ना।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व सर? हाँ जी सर, यहाँ से तो है कनेक्टिविटी। अच्छा अच्छा अच्छा, और बस 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। वैसे तो पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा और 2 मिनट बाद में शुरू कर देंगे, 1 या 2 मिनट के अंदर। ठीक है। लाजपत जी, लाजपत जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? संजय, लाजपत जी को भी अनम्यूट कर दो प्लीज। ओके सर। नमस्कार लाजपत जी, नमस्कार। लाजपत जी को अनम्यूट करो संजय। सर हमारी साइड से रिक्वेस्ट जा चुकी है। लाजपत जी अपने आप को अनम्यूट करो, आप, आपका वॉइस म्यूट हो रखी है। लाजपत जी को बताओ, लाजपत जी की वॉइस नहीं आ रही। हाँ अब लाजपत जी, अब आपकी आवाज आएगी। नमस्कार, फिर म्यूट हो गया। लाजपत जी फिर म्यूट हो गया, नहीं आ रही आपकी वॉइस लाजपत जी। लाजपत जी की वॉइस नहीं आ रही भाई। सर मेरा मैसेज डाल दिया है। हवाई जी। हाँ अब आई। लाजपत हाँ जी जी, हाँ जी, ध्यान रखो महामंत्री उस जी पर। महाराजा नमस्कार अग्रसेन की नमस्कार। जय। हाँ महाराजा बस अग्रसेन की अभी जय नहीं बोलते तो म्यूट नहीं, फिर कनेक्टेड नहीं होता। मैं तो पहले मंत्र। जब से आपको देखा तब से आप ही का नाम ले रहा हूँ कि लाजपत जी को अनम्यूट करो भाई। हाँ शुरू करते हैं बस, अरे अभी मेरा 1 मिनट में हाँ शुरू। जी, ज्ञान जी भी संजय दिखते हैं अब। हाँ मैं वही प्रेजेंटेशन। देख रहा हूँ कि कौन कौन आए हुए हैं, ताकि उसी हिसाब से। डॉक्टर साहब भी हैं, अब तो हमारे सीईओ साहब भी आए हैं। बहुत बहुत बिल्कुल। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्कार, थैंक यू। 1 मिनट में मैं देख लेता हूँ जरा और कौन कौन से हैं पार्टिसिपेंट में। चेयरमैन साहब भी हैं। बिल्कुल। चलो फिर अब शुरू कर दें, इजाजत हो तो चेयरमैन साहब। अरे संजय भाई, डॉक्टर चेयरमैन साहब ज्ञान जी को भी फ्रंट पर लाओ और उनको अनम्यूट कराओ। संजय, चेयरमैन साहब ज्ञान जी हैं, उनको फ्रंट पर लाओ पैनलिस्ट में, और उनको अनम्यूट भी करो प्लीज। गर्ग साहब भी आ गए। गर्ग साहब नमस्कार। संजय, महामंत्री गर्ग साहब भी हैं, उनको भी अनम्यूट कर दो एक बार। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ आज बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपकी हाँ जी, हाँ इजाजत जी। हो तो अब शुरू कर दें। हाँ करो ना, करो, बिल्कुल शुरू करिए। ठीक है, बस अब 1 मिनट में बस नमस्कार शुरू कर डॉक्टर। देते। नमस्कार। 1 नमस्कार मिनट। जी। फोटो नहीं आ रही हमारी, क्या बात है? आ रही है, ज्ञान जी की फोटो भी आ रही है, अभी दोबारा चली गई। हाँ चलो। हाँ आ रही है आवाज, बोलिए डॉक्टर साहब। स्टार्ट करो जी, स्टार्ट। 9:15 बज गए। तो आवाज नहीं है सर। झंडे वाली के दर्शन हुए थे तो। संजय सर की आवाज नहीं आ रही। नहीं, मेरे को आवाज नहीं आ रही। आज की इस वेबिनार के विषय हैं हमारे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी। ये जो जनरल प्रॉब्लम जो कि सारी दुनिया को इस वक्त घेरे हुए हैं, और इनकी वजह से बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। इसके ऊपर हमारे हॉस्पिटल के बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट, बहुत ही होनहार डॉक्टर अनुराग, जिसके ऊपर हमारे पूरे हॉस्पिटल की पूरी टीम को गर्व है,
आज के इस वेबिनार के मुख्य जो वक्ता होंगे, जो सारा आज एड्रेस देंगे, हमें सारी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराएंगे, वो होंगे डॉक्टर अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग जी को हमारे हॉस्पिटल में कोई भी परिचय कराने की कोई मोहताज नहीं है। डॉक्टर अनुराग गर्ग एक ऐसे डॉक्टर रहे हैं जिन्होंने पूरे कोविड के दौरान बहुत ही सहजता, सरलता, मृदुभाषिता के साथ पूरे हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही अच्छे से जिम्मेदारी निभाई है और काम किया है। हमें बहुत गर्व है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर अनुराग गर्ग को आज के इस वेबिनार के लिए बुलाऊं, हमारे हॉस्पिटल के चेयरमैन, जैसा कि मैं देख रहा हूं, ज्ञान अग्रवाल जी आज उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमारे सीईओ डॉक्टर MS गुप्ता जी, जिनके लिए मैं कहूँगा कि कोई भी पद बड़ा नहीं, जो सबसे सब हर जगह जो हमारे साथ खड़ा वो सबसे बड़ा, ऐसे हमारे डॉक्टर सीनियर मोस्ट डॉक्टर MS गुप्ता जी सीईओ साहब, जो बहुत ही रिच एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर के नाम से जिनको पुकारा जाता है, वो आज की इस वेबिनार में है। हम आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाजपत बंसल जी, वो भी आज इस वेबिनार में हैं। मैं आपका भी वो बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे साथी महामंत्री श्री KL गर्ग जी भी इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में श्री KL गर्ग जी का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस आज के वेबिनार में बहुत ही हमारे हॉस्पिटल के बहुत सारे ट्रस्टी और सीनियर डॉक्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डॉक्टर दीपमाला, डॉक्टर नरेश, डॉक्टर मोडा, हम आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। 2 मिनट और लूंगा। हमारे चेयरमैन ज्ञान अग्रवाल जी और हमारे सीईओ सर डॉक्टर MS गुप्ता जी इस प्रोग्राम की शुरुआत से पहले आपको संबोधित करेंगे और उसके बाद में डॉक्टर अनुराग गर्ग जी आज का इस वेबिनार को आगे बढ़ाएंगे। हमारे चेयरमैन ज्ञान अग्रवाल जी, प्लीज। ज्ञान अग्रवाल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज अपना इनॉग्रेल एड्रेस देंगे। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ज्ञान जी। हाँ मैं जी। हाँ सर, हाँ 2 शब्द अभी आपकी तरफ से, फिर हमारे सीईओ साहब और फिर डॉक्टर अनुराग गर्ग जी और लाजपत जी और गर्ग साहब जो हैं, KL गर्ग साहब जो हैं, वो लास्ट के अंदर जो हैं सारे इस प्रोग्राम को वो जो है वोट ऑफ थैंक्स वगैरह के लिए रहेंगे, इसलिए जाएंगे नहीं। लाजपत जी मेरा अनुरोध है आपसे। जी आवाज क्लियर नहीं आ रही थोड़ी सी। संजय, चेयरमैन साहब की आवाज का देखो जरा क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सर, हमारी साइड से अनम्यूट है सर की साइड। एक्चुअली वो फोन पे हैं तो इसलिए थोड़ा आवाज कम आएगी उनके पास। चेयरमैन साहब देखो कहीं, या तो वो तो नहीं है, टीवी तो ऑन नहीं कर रखा ना, अनम्यूट कर रखे है। टीवी बंद रख लो और अब अनम्यूट करके बोलो आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो हाँ बोलो सर। भाई जी, आ रही है आवाज? आवाज तो आ रही है आपकी, आ रही है। डिस्टर्ब तो आ रही है, साफ तो नहीं आ रही सर। चलो आप डॉक्टर साहब को बोलिए, डॉक्टर साहब बोले जरा थोड़ा। चलो मैं रास्ते में चेयरमैन हूँ। साहब बाद में एड्रेस कर देंगे। हमारे डॉक्टर हाँ, सीईओ सर डॉक्टर MS गुप्ता जी बोलिए प्लीज। जरा अपनी बात करो। हाँ डॉक्टर MS गुप्ता जी प्लीज। हेलो, हाँ ठीक है हाँ डॉक्टर आ रही है साहब सर बोलिए। आपकी आवाज। आवाज आ रही है ना? हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ आवाज आ डॉक्टर रही साहब है? बोलिए। हाँ हाँ सभी सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे इस श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी के इस श्रृंखला जो शुरू की है वेबिनार की, इसमें आम जनता को भी और बाकी सब सुनने वालों को भी कॉमन बीमारियों के बारे में जानकारी दी जा रही है और वो जानकारी भी हमारे सीनियर वरिष्ठ चिकित्सक ही दे रहे हैं। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि अभी रिसेंटली कोरोना काल के अंदर हमारे यहाँ 2000 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हो गए हैं और उनके अंदर डॉक्टर अनुराग गर्ग जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट है मेडिसिन के, जो आज इस श्रृंखला के ऊपर बोलेंगे, वो उनका काफी योगदान रहा है। मैं तो कहूँगा उनके बगैर शायद हमारे हॉस्पिटल के अंदर इतने मरीज ठीक होकर जाने बड़े मुश्किल थे। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सेवा की है
और वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में है। एक बात मैं और कहूँगा कि मेडिसिन डिपार्टमेंट को हम मदर डिपार्टमेंट बोलते हैं। कोई भी बीमारी हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे लंग्स की हो, सर्जरी की हो, गायनी की हो, उनको मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर से गुजरना ही पड़ता है, उसके रेफरेंस में से निकलना ही पड़ता है। तो आज उसी श्रृंखला में जो श्री महेश अग्रवाल जी के अथक प्रयासों से शुरू हुई है, इस वेबिनार के अंदर जो जिस बीमारी में बोलेंगे उसका नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी सिम्टम्स का संग्रह है जिसके साथ हम लाइफस्टाइल चेंज करने से ठीक कर सकते हैं। ऐसी बीमारी है जिसके अंदर मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल, फैट्स वगैरह के चेंजेस आते हैं। उसके बारे में डॉक्टर अनुराग गर्ग अपनी महारत के हिसाब से और बहुत अच्छे किस्म से मैं जिनका उनको जानता हूँ वक्ता हैं, वो इसके ऊपर हमें बताएंगे, सभी श्रोताओं को बताएंगे कि ये बीमारी क्या है, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, इसको कैसे डायग्नोज करना है और इसका कैसे सस्ते से सस्ता, सुंदर से सुंदर इलाज कैसे करना है। इसके साथ ही मैं अपने अस्पताल की तारीफ ना करते हुए जरूर कहूंगा कि हमारे अस्पताल में जैसे नाम है इंटरनेशनल, ऐसे काम भी इंटरनेशनल हो रहे हैं और अभी और बहुत तरक्की हो रही है और होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने नाम पर खरा उतरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर महेश जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे बोलने का इस मंच पे मौका दिया और डॉक्टर अनुराग से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी जो लेक्चर है इसको डिलीवर करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनुराग प्लीज। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम आजकल कोविड से हटके ये टॉपिक हमने लिया है। इसका स्पेशली आने वाले टाइम में इंडिया में, हिंदुस्तान में हब बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन है शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का। तो डेफिनेशन, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन डेफिनेशन है एब्डोमिनल ओबेसिटी प्लस 2 other components, either elevated blood pressure, low HDL, elevated triglycerides और impaired fasting glucose। मोटापे के साथ, जिसमें एब्डोमिनल ओबेसिटी है, उसके साथ इन सब चीजों में से 2 चीजें अगर हो जाएं तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में वो इंसान आ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, कोलेस्ट्रॉल में HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है कम हो, ट्राइग्लिसराइड एक लेवल से ज्यादा हो या ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हो। So this is constellation of metabolic abnormalities that confer increased risk of cardiovascular disease and diabetes mellitus। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स ज्यादा रिस्क पर हैं हार्ट, हृदय से संबंधित बीमारियों के लिए और आने वाले टाइम में शुगर के लिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है, सिंड्रोम एक्स, इंसुलिन रेसिस्टेंस सिंड्रोम, रिवन सिंड्रोम। ये सब एक ही बीमारी के अलग अलग नाम हैं। तो मेजर फीचर्स ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम दे इंक्लूड सेंट्रल ओबेसिटी, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा इन फॉर्म ऑफ हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, लो HDL, हाइपरग्लाइसीमिया शुगर का बढ़ा होना, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना। एपिडेमियोलॉजी ऑफ दिस डिजीज, this disease, the prevalence of this disease increases with age। जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, इन सबके चांसेस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बढ़ जाते हैं। It increases with greater industrialization and urbanization। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं दुनिया में, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, हमारा दिन भर का स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो इस बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। Increase in waist circumference is found predominantly in women। ये देखा गया है कि वेस्ट सर्कम्फ्रेंस, मोटापा जिससे मापा जाता है बॉडी मास इंडेक्स के अलावा, वो मेल्स के कंपैरेटिवली वुमेन में ज्यादा पाया गया। फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम पर डेसिलीटर एंड हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर, दे आर मोर लाइकली इन मेन, ये एज कंपेयर टू फीमेल्स। फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड और ब्लड प्रेशर मेल्स में ज्यादा पाया गया। तो रिस्क फैक्टर्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम के हैं, ओवरवेट, सेंट्रल ओबेसिटी, हम जितने एशियंस है एज कंपेयर टू यूरोपियंस, हम लोगों में सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा है, पेट ज्यादा निकला हुआ है।
यूरोपियंस का बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा होता है, उनका मोटापा जनरलाइज्ड है। इंडियन, साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, आसपास सब हम लोगों का सेंट्रल ओबेसिटी, पेट का निकलना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी कम है। तो these all are predictors of cardiovascular disease events and associated mortality। इससे हमारे हृदय से संबंधित और हमारे पैरालिसिस से संबंधित ये चीजें बढ़ जाती हैं और इससे बीमारी बढ़ती है। This is associated with central obesity, hypertriglyceridemia, low HDL, elevated blood pressure and increased glucose intolerance। जैसा हमने बोला, the prevalence of metabolic syndrome, it increases with age। डायबिटीज mellitus, जिन लोगों को ऑलरेडी शुगर है, approximately 75% of type 2 diabetes, they have metabolic syndrome। 100 में से 75 लोग जिनको डायबिटीज है उनको ऑलरेडी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिन मरीजों को ऑलरेडी कोरोनरी हार्ट डिजीज है, जिनको स्टेंट डल चुका है, बाईपास हो चुका है, जिनको एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, 50% ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज पेशेंट्स दे ऑलरेडी हैव मेटाबॉलिक सिंड्रोम। 50% लोग उनमें से ऑलरेडी मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। About 1/3 of metabolic syndrome patients have premature coronary artery disease। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के 1/3 पेशेंट्स में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो हार्ट, हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, जल्दी आती हैं। क्लिनिकल फीचर्स, इट मे बी यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। मरीज को ऊपर से दिक्कत हो सकता है, ना हो, मोटापा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ऊपर से दिक्कत नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन इज नीडेड फॉर डायग्नोसिस। तो इस बीमारी का पता कैसे लगेगा कि ये व्यक्ति, ये इंसान मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है और इसको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो एग्जामिनेशन में इंक्रीज्ड वेस्ट सर्कमफ्रेंस, मोटापा, हम अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखेंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा कि कितने लेवल तक होना चाहिए। तो मोटापा ज्यादा है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर ज्यादा है। लाइपोएट्रोफी, एक्एंथोसिस निग्रिकन्स और स्किन टैग्स, ये एक स्किन की बीमारी है। एक्एंथोसिस निग्रिकन्स, स्किन टैग्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में कई बार पाई जाती है। ये जो फोटोग्राफ्स हैं, ये टिपिकल एक्एंथोसिस निग्रिकन्स के पेशेंट्स की है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस महिला के पीछे गर्दन ये पूरे काले रंग की हुई है और ये फैट डिपॉजिट हुआ है पूरा। ये बीच में बगल में काले रंग का ऐसा डिस्कलरेशन है। इस तरह के डिस्कलरेशन मार्क्स पीछे गर्दन पे हैं। ये टिपिकल एक्एंथोसिस निग्रिकन्स की पिक्चर है। अदर एसोसिएटेड कंडीशंस, दूसरी कंडीशंस जो इनके साथ एसोसिएटेड हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इंक्रीज रिस्क फॉर न्यू ऑनसेट कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इस्चेमिक स्ट्रोक और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। इससे नई कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हृदय से संबंधित अटैक, हार्ट अटैक, इस्चेमिक स्ट्रोक, पैरालिसिस, ब्लड को ठीक तरह से ब्लड सप्लाई ना जाना, पैरालिसिस हो जाना, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, पैरों में डायबिटिक फुट, पैरों में ब्लड सप्लाई कम जाना, उनमें दर्द, क्लॉटिकेशन का पेन, उसके इंसिडेंस बढ़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज mellitus, शुगर के पेशेंट्स में मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज्यादा पाया जाता है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एंड नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। नॉन एल्कोहलिक, जो लोग अल्कोहल का सेवन नहीं करते लेकिन उनके हम रूटीन में देखते हैं, आजकल अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ग्रेड 3 फैटी लिवर, ग्रेड 4 फैटी लिवर, उनके हम रूटीन टेस्ट कराते हैं, लिवर एंजाइम्स, एसजीओटी, एसजीपीटी बड़े होते हैं। उन पेशेंट्स को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का बढ़ा होना, ये एक लक्षण है, ये एक फाइंडिंग है जिससे हमें अलर्ट होना चाहिए। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये आजकल यंग फीमेल पेशेंट्स भी बहुत सारी हैं, अनमैरिड, मैरिड। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का प्रिवेलेंस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ 40 to 50% है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये एक सांस की बीमारी है, ये बहुत कॉमनली एसोसिएटेड है मोटापे के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ। इसमें मरीजों को जनरली दिन के टाइम खराटे ज्यादा आना, दिन के टाइम न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए नींद लग जाना, सो जाना, इस बीमारी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। इसको स्लीप स्टडी से डायग्नोस किया जा सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बहुत कॉमन रिलेशन है। तो बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हमें मिलती है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन है हमारी शरीर में, इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है,
लेकिन वो अपने रिसेप्टर्स पे जाकर काम नहीं कर पा रही। इंसुलिन रेसिस्टेंस से रिलेटेड ये सब बीमारियां साथ में आती हैं, टाइप 2 डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, impaired glucose tolerance, मोटापा, सेंट्रल ओबेसिटी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, हाइपरयूरिसीमिया, यूरिक एसिड बढ़ा होना, एकेंथोसिस निग्रिकन्स जैसे अभी हमने स्लाइड देखी, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना, कोलेस्ट्रॉल में स्पेशली ट्राइग्लिसराइड ज्यादा, अच्छे वाला एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का क्राइटेरिया है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डेफिनेशन के लिए, जो हम वेस्ट सरकमफ्रेंस लेते हैं, मेल्स में 90 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा। ये तो होना ही चाहिए प्लस 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे 4 में से अगर 2 कंडीशंस और आती हैं तो वो पेशेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ जाता है। हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स 150 से ज्यादा हों, लो एचडीएल, मेल्स में 40 से कम, फीमेल्स में 50 से कम, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर 130 या 85 से ऊपर, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर फास्टिंग 100 से ज्यादा है या पहले डायबिटीज हो चुका है या शुगर की मेडिसिन ले रहा है, तो इन 4 चीजों में से हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, लो एचडीएल, हाइपरटेंशन, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन 100, अगर इनमें से 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं और वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेल्स में 90 से ज्यादा है और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि इस इंसान मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ गया है। ये जैसे मैंने अभी बताया, वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेल्स में 90 से ज्यादा, फीमेल्स में 80 से ज्यादा, ट्राइग्लिसराइड्स 150 से ज्यादा, या पेशेंट मरीज ट्राइग्लिसराइड्स की मेडिसिन पे है, ऑलरेडी उसके लिए मेडिसिन ले रहा है। एचडीएल जो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, मेल्स में 40 से कम, फीमेल्स में 50 से कम, या मरीज उसकी ट्रीटमेंट ले रहा है। ब्लड प्रेशर 130/85 या उससे ज्यादा, या ब्लड प्रेशर की ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है। फास्टिंग ग्लूकोज 100 या उससे ज्यादा, या वो डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। तो डायग्नोसिस इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन मोर देन इक्वल टू 3 ऑफ दीज रिस्क फैक्टर्स दे आर प्रेजेंट। Abdominal obesity is more highly correlated with metabolic risk factors than is body mass index. Some men develop metabolic risk factors when circumference is only marginally increased. ये दूसरे कंट्रीज की कुछ डेफिनेशंस हैं, चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, इन्होंने थोड़ा अलग अलग लिया है। जैसे चाइना का सेम है, मेल्स में 90, फीमेल्स में 80, जापान में सेम है, यूरोप में मेल्स में 94 बोला है उन्होंने, फीमेल्स में 80 बोला है। हम इंटरनेशनल, हम लोग अपने यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में मेल्स 90 और फीमेल्स 80 लेकर चलते हैं। तो हाउ टू मेजर वेस्ट सर्कमफ्रेंस, वेस्ट सर्कमफ्रेंस को देखना कैसे है? डॉक्टर या एक एजुकेटेड हेल्थ केयर वर्कर की प्रेजेंट में लोकेट अपर हिप बोन और टॉप ऑफ राइट इलियक क्रेस्ट। ये राइट इलियक क्रेस्ट के ऊपर से हम यहाँ से देखेंगे। प्लेस मेजरिंग टेप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टली हमें वो इंची टेप या मेजर टेप लेनी है अराउंड एब्डोमेन एट इलियक क्रेस्ट, एंड एंश्योर टेप इज स्नग बट डज नॉट कंप्रेस द स्किन। ये चमड़ी को, स्किन को ज्यादा दबाए नहीं, लेकिन फिट हो उस पे, लूज भी नहीं हो। टेप शुड बी पैरेलल टू फ्लोर एंड रिकॉर्ड मेजरमेंट एट द एंड ऑफ अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। जब हम अपना सांस एक नॉर्मल छोड़ देते हैं, हम वहां पर रोकेंगे, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर मेजर टेप लगा के उसका सर्कमफ्रेंस लेंगे कि मेल्स में 90, फीमेल्स में 80। पैथोजेनेसिस, तो पैथोजेनेसिस इसका बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है? इन पेशेंट्स में इंसुलिन रेसिस्टेंस ज्यादा है, इंक्रीज्ड वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, डिसलिपिडीमिया, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ब्लड प्रेशर और डिक्रीज्ड एडिपोनेक्टिन लेवल्स। सेंट्रल ओबेसिटी ये कीस्टोन है पैथोजेनेसिस का, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। ज्यादातर मरीज सेंट्रल ओबेसिटी में आते हैं जिसमें मोटापा ज्यादा है। सेंट्रल ओबेसिटी Central obesity leads to insulin resistance. Various factors that play a role in pathogenesis, ये molecular mechanisms हैं जो molecular mechanisms में involved हैं। IL-1, IL-6, IL-18, resistin, TNF alpha, CRP levels. Adiponectin, inflammatory cytokine, is reduced in metabolic syndrome. Adiponectin की मात्रा
शरीर में मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कम रहती है। तो ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं इसमें। एक्सेसिव डाइटरी इनटेक, हम फैट इनटेक बहुत ज्यादा है, पिज्जा, बर्गर, परांठे, फ्राइड चीजें, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऑफिस कार में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम नहीं कर रहे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इससे इंसुलिन रेसिस्टेंस आती है, विसरल ओबेसिटी, एथ्रोजेनिक डिसलिपिडीमिया, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसरेगुलेशन। इनसे दे इंसुलिन रेसिस्टेंट दैट लीड्स टू हाई इंसुलिन लेवल, हाई IGF-1 level. Visceral obesity leads to increase in chronic inflammatory cytokines like TNF-alpha, IL-6, CPR, fibrinogen, and decreased adiponectin. Then dyslipidemia leads to अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, low HDL, high LDL, LDL बढ़ जाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल, high triglycerides, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़ जाते हैं। ये सब they all lead to metabolic syndrome. ये इस स्लाइड में भी वही दिखाया गया है। बेसिकली इन मरीजों में इंसुलिन रेसिस्टेंस आती है, फास्ट हाई इंसुलिन के लेवल्स शरीर में बढ़ जाते हैं, लेकिन वो रिसेप्टर्स पे जाके काम नहीं कर पाती। फ्री फैटी एसिड्स का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, इंक्रीज इंसुलिन रेसिस्टेंस, impaired insulin mediated glucose uptake and toxic injury to pancreatic islets by abundance of free fatty acids in blood. ये सबसे हाइपरग्लाइसीमिया और बाद में टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, शुगर बढ़ता है। इस स्लाइड में भी सेम दिखाया गया है। सेंट्रल ओबेसिटी ये रिलेटेड है इंसुलिन रेसिस्टेंट, इससे इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ती है। हाइपर इंसुलिनीमिया, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है, कोएगुलेशन, प्रो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं। दे ऑल लीड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। दे ऑल हैव अ हाई रिस्क ऑफ These patients have high risk of coronary artery disease. हृदय से संबंधित बीमारियां बढ़ जाती हैं। How to diagnose? कैसे डायग्नोज करेंगे? जैसे भी हमने बताया कि IDF क्राइटेरिया कि या तो सबसे मेन है सेंट्रल ओबेसिटी कि मेल्स में 90 से ज्यादा, फीमेल्स में 80 से ज्यादा, प्लस 2 फैक्टर्स हो, या तो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो, HDL कम हो, या जैसे अभी हमने पहले देखा उनमें से 2 फैक्टर्स भी हैं तो वो आ गए। हिस्ट्री, अब हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सब पेशेंट्स में देखने हैं कि उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सिम्टम्स हैं या नहीं। दिन में नींद ज्यादा आती हो, खराटे ज्यादा मारते हो, बैठे बैठे टीवी देखते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, दूसरे किसी मीटिंग में सो जाते हो, उन्हें पता नहीं चलता हो। हिस्ट्री ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम इन प्री मेनोपॉजल वुमेन, जिन फीमेल्स को अभी पीरियड्स आ रहे हैं, मेनोपॉज नहीं हुआ है, उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड सबसे मेन चीज है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है, इसको हम रूटीन अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री, फिर हम देखते हैं कि परिवार में माता पिता, सगे भाई, सगे बहन की फैमिली में किसी को शुगर की हिस्ट्री है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज या सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, किसी को हृदय से संबंधित, या किसी को पैरालिसिस या लकवा हुआ है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस एंड ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, जैसे अभी हमने देखा कि किस तरह से हमें वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखना है। फिर कुछ हम जांचें करा सकते हैं मरीज की, जैसे फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, इसमें हम LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड लेवल आ जाएगा, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल हम देख सकते हैं। यूरिक एसिड, हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड बढ़ना, तो हमें वो सोचना चाहिए कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा तो नहीं है। यूरिनरी माइक्रो एल्बुमिन बढ़ जाता है इन मरीजों में। LFT हम करा सकते हैं, इसमें SGOT, SGPT, लीवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। इस बीमारी को नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, अल्कोहल से रिलेटेड नहीं है, ये वो मरीज हैं जो अल्कोहल नहीं लेते लेकिन मोटापा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसमें होता है ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए हम स्लीप स्टडी करा सकते हैं, स्लीप स्टडी पॉलीसोमनोग्राफी बोलते हैं। इससे पेशेंट डायग्नोज हो जाते हैं कि उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो नहीं है। फिर हम ये हार्मोन टेस्ट करा सकते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के लिए। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पर कि पेशेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसको ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हमें उसके लिए आगे क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में दवाइयों से ज्यादा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है वेट रिडक्शन। तो वेट रिडक्शन, वजन कम करना है। दिस इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, कैलोरीज, जंक फूड नहीं खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स कंपैरेटिवली कम करने, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, खेलना है, जॉगिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, भागना है, तेज चलना है,
बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जैसे ये पिक्चर हमें अच्छे से दिखाती है कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं, इनको ये ट्रंकल ओबेसिटी है, ये मोटापा है, ये जंक फूड खा रहे हैं। और इधर एक हमारे पास एक बहुत ही हेल्दी इंसान है जो ये वेजिटेबल्स का इंटेक ज्यादा है, फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा है, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। डाइट, अगर हम डाइट पर आए तो 500 किलो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डेली इक्वेट्स टू वेट रिडक्शन ऑफ 1 LB पर वीक। थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में अगर हम रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम कर दें, जंक फूड जीरो कर दें, चीनी कम कर दें, ऊपर से नमक ना डालें किसी भी चीज में, तो हम अपना वजन लूज कर सकते हैं। डाइट्स रिस्ट्रिक्टेड इन कार्बोहाइड्रेट्स, दे टिपिकली प्रोवाइड अ रैपिड इनिशियल वेट लॉस। एडहियरेंस टू द डाइट, सबसे इंपॉर्टेंट है एडहियरेंस। अगर हमने इसका स्टार्ट किया है कि हमें ये खाना है और हमें जंक फूड नहीं खाना, तो हमें उस पर कायम रहना पड़ेगा। अगर हम उसको पालन करेंगे तो हम अपना वेट लूज कर सकते हैं। अ हाई क्वालिटी डाइट, हमें डाइट में चाहिए एनरिच्ड इन फ्रूट्स, फल ज्यादा, वेजिटेबल्स ज्यादा, होल ग्रेन्स, लीन पोस्टी, दे शुड बी एनकरेज टू प्रोवाइड द मैक्सिमम ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट। तो सबसे पहले दवाइयों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके बाद सबसे पहले दवाइयों से पहले आता है डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। व्हाट टू डू, जंक फूड को ना बोलना है, जंक फूड नहीं खाना है, चिप्स, बिस्किट, पैक्ड चीजें, फ्राइड फूड, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, बाजार का खाना, जूसेस, इन सबको बंद करना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी, 60 to 90 मिनट्स ऑफ डेली एक्टिविटी, 1 से 1.5 घंटे की एक्टिविटी, मिनिमम 30 मिनट की। ग्रेजुअल इंक्रीजेस इन फिजिकल एक्टिविटी शुड बी एनकरेज टू एनहांस एडहियरेंस एंड अवॉइड इंजरी। अगर एक सप्ताह में एक इंसान 5 दिन 30 मिनट की एक्टिविटी कर ले, जिसमें वो थोड़ा सा तेज चले, भागे, जॉगिंग करे, स्विमिंग करे, रूटीन में लॉन टेनिस, बैडमिंटन खेल ले, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए, तो वो सफिशिएंट है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। 60 से 90 मिनट का हो जाए तो अच्छा है। Some high risk patients should undergo formal cardiovascular evaluation before initiating an exercise program. कुछ मरीज जो उम्र ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, बाईपास हो चुका है, स्टेंट डल चुके हैं, या उनको रिस्क फैक्टर ज्यादा है, उनका एक पहले फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से एक एग्जामिनेशन हो सकता है। फिर उनका तय किया जा सकता है कि वो सप्ताह में कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कुड बी फॉर्मल एक्सरसाइज सच एज जॉगिंग, स्विमिंग और टेनिस, और रूटीन एक्टिविटीज, गार्डनिंग, वॉकिंग, हाउस क्लीनिंग, ये सब फिजिकल एक्टिविटीज जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से की जा सकती हैं, इन्हें हमें डेली लाइफ में बढ़ाना चाहिए। ओबेसिटी, मोटापे को कम करने के लिए हालांकि पहले दवाइयां भी थी, ऑपरेशन भी हैं, बैरियाट्रिक सर्जरी भी बहुत फेमस है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट ही है। ये दवाइयां काफी यूज होती रही हैं, एपेटाइट सप्रेसेंट, भूख कम करने के लिए वी वर यूजिंग फेंटरमीन, सिबुट्रामीन, एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स लाइक ऑर्लिस्टैट, बैरियाट्रिक सर्जरी आजकल बहुत प्रमोट हो रही है, ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर पेशेंट जिनका बॉडी मास इंडेक्स 40 या 35 विद कोमॉर्बिडिटीज, जिनको साथ में दूसरी बीमारियां, उन पेशेंट्स में ये बहुत ज्यादा ओबीज पेशेंट्स के लिए है, लेकिन ये भी परमानेंट इलाज नहीं है। अगर पेशेंट्स दवाई खाएगा, बैरियाट्रिक सर्जरी कराएगा, तब भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन साथ में चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड ऑफ लेस देन 150 इज रिकमेंडेड। फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली 150 से कम होना चाहिए। A weight reduction of more than 10% is necessary to lower fasting triglyceride. तो हमें अपने वजन कम करने पर ध्यान देना चाहिए। कुछ ड्रग्स अवेलेबल हैं जो ट्राइग्लिसराइड्स, हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया के लिए यूज होती हैं, जैसे कि फाइब्रेट्स, जैसे जेमफिब्रोजिल, फिनोफाइब्रेट। They typically achieve a 35 to 50% reduction in hypertriglyceridemia. Other drugs, दूसरी दवाइयां जो यूज हो रही हैं that lower triglycerides, they include statins, nicotinic acid and high doses of omega-3 fatty acids. HDL कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल जो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, फॉर राइज इन HDL कोलेस्ट्रॉल, अगेन वेट रिडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। अगर हम अपना मोटापा कम करते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी कम होती है, हमारा बॉडी मास इंडेक्स कम होता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो देखा गया है कि HDL का लेवल भी उससे बढ़ता है।
Nicotinic acid is the only currently available drug with predictable HDL cholesterol raising properties. दूसरी दवाइयां जो हम यूज कर रहे हैं statins, fibrates, bile acid sequestrants, they have modest effects, 5 से 10% कम करती हैं. There is no effect on HDL cholesterol with ezetimibe or omega-3 fatty acids. LDL cholesterol, ये खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है. For patients with metabolic syndrome and diabetes, LDL कोलेस्ट्रॉल हमें 100 से कम रखना चाहिए. जिन पेशेंट्स में मेटाबॉलिक सिंड्रोम है हमारा एम रहना चाहिए कि LDL उनमें 100 से कम मात्रा में रहे. ब्लड प्रेशर, द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड प्रेशर एंड ऑल कॉज मोर्टेलिटी रेट हैज बीन वेल एस्टैब्लिश्ड. ये बहुत डिफरेंट स्टडीज में देखा गया है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा होना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में ना रहना, उससे हमारे दूसरी बीमारियां हार्ट की, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इनके इंसिडेंस बढ़ जाते हैं. बेस्ट चॉइस फॉर फर्स्ट एंटीहाइपरटेंसिव शुड यूजुअली बी एन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर और ARB. ये डिपेंड करता है मरीज की कंडीशन पे कि उसको किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको शुगर है, उसकी और क्या दवाइयां चल रही हैं. अगर मरीज को और कोई किडनी की दिक्कत नहीं है, किसी दवाई से एलर्जी नहीं है, तो हमारा फर्स्ट एम रहता है मरीज को डालने का. दवाइयां आती हैं जैसे एनालेप्रिल, टेलमिसार्टन, रेमिप्रिल, ACE inhibitors या angiotensin receptor blockers. In all patients with hypertension, a sodium restricted diet enriched in fruits and vegetables and low fat dairy products should be advocated. जितने भी मरीज ब्लड प्रेशर के हैं उन्हें हम कम नमक का, जिसमें फल और सब्जियों, हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा हो, ऐसा आहार रिकमेंड करते हैं. इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की पैथोजेनेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है. इंसुलिन रेसिस्टेंस इज द प्राइमरी पैथोफिजियोलॉजिक मैकेनिज्म फॉर द मेटाबॉलिक सिंड्रोम. सेवरल ड्रग क्लासेस जो हम शुगर डायबिटीज के मरीजों में भी यूज करते हैं, बाइक्वेनाइट्स जैसे सबसे कॉमन मेटफॉर्मिन, थाइजोलिडियोन्स जैसे पायोग्लिटाजोन, दे इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी. बोथ मेटफॉर्मिन एंड थाइजोलिडियोन्स दे एनहांस इंसुलिन एक्शन इन लिवर. They suppress endogenous glucose production. They also improve insulin mediated glucose uptake in muscle and adipose tissue. तो इस तरह इन दोनों classes drugs का benefits of both drugs have also been seen in patients with non-alcoholic fatty liver disease and polycystic ovarian syndrome. And these drugs have been shown to reduce markers of inflammation and small dense LDL. Metformin दवाई पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में भी यूज हो रही है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में भी यूज हो रही है. इन पेशेंट्स विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड टाइप 2 डायबिटीज, शुगर, मधुमेह के पेशेंट्स में बहुत जरूरी है. वी शुड गो फॉर एग्रेसिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल. ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है. इट डिक्रीजेस कार्डियोवास्कुलर रिस्क. हृदय से संबंधित रोगों का होने के चांसेस कम हो जाते हैं. इन पेशेंट्स विद इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज विदाउट अ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, वो मरीज जिनको शुगर नहीं है, जिनका HbA1c 5.7 से कम है, जो शुगर की मेडिसिन नहीं ले रहे, लेकिन उनका फास्टिंग ग्लूकोज एक लेवल से थोड़ा किसी वजह से ज्यादा आ रहा है. अ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन जैसे हमने देखा, डाइटरी मॉडिफिकेशंस, एक्सरसाइज, इट हैज बीन शोन टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज. इससे आने वाली आगे की उम्र में डायबिटीज में कन्वर्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर हम लाइफस्टाइल पर ध्यान दें. मेटफॉर्मिन, ये जो दवाई है, इट हैज आल्सो बीन शोन टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज, ऑल्दो द इफेक्ट वाज लेस देन दैट सीन विद लाइफस्टाइल इंटरवेंशन. जो इंपॉर्टेंस लाइफस्टाइल इंटरवेंशन की है वो दवाइयों की नहीं है. देन दिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दिस इज रिलेटेड विद प्रोथ्रोम्बोटिक. दिस इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम पेशेंट्स आर, दे आर प्रोथ्रोम्बोटिक. Most patients with metabolic syndrome exhibit a prothrombotic state. इनमें blood clots बनने के chances, peripheral vascular disease के, heart पे coronary artery disease, cerebrovascular disease, इनके chances बढ़ जाते हैं. They are characterized by elevations of plasminogen activator inhibitor 1 and fibrinogen. Use of low dose aspirin can be recommended for patients with metabolic syndrome. जिन patients को metabolic syndrome है और जो हाई रिस्क हैं, who have a high cardiovascular risk, those with overt type 2 diabetes और atherosclerotic cardiovascular disease, कुछ पेशेंट्स में हम लोग लो डोज एस्पिरिन यूज करते हैं.
Metabolic syndrome frequently is accompanied by a pro-inflammatory state characterized by इसमें शरीर में ब्लड में increased CRP levels. No specific treatment is available. इनकी ज्यादा दवाइयां अवेलेबल नहीं है. हमें अपने संबंधित ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल इनको कंट्रोल करना. थैंक यू. क्या करना? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, वो कुछ उन्होंने म्यूट कर रखा था, बट अब आवाज आपकी पहले तो सारी आई रही थी. हमारा रेस्पॉन्स आपको नहीं पता चल रहा था क्योंकि वो उन्होंने म्यूट कर रखा था. संजय प्लीज जो है ना, महामंत्री केएल गर्ग जी को, डॉक्टर एमएस गुप्ता जी को, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाजपत जी को और ज्ञान जी को, इन सबको अनम्यूटेड ही रखना, इनको म्यूट पर मत रखना प्लीज, है ना. तो डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराग गर्ग जी. निसंदेह आज जो डॉक्टर साहब ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत ही गागर में सागर भरने वाला काम किया है. बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो चैरिटेबल काज के लिए हमेशा सबको हमारा प्रयास रहेगा. ये सारी की सारी इनकी वेबिनार की जो जानकारी है वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग के चैनल के माध्यम से हम अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी इनको डाल देंगे, ताकि फिर ये हमेशा हमारे सभी ट्रस्टी भाइयों के लिए अवेलेबल रहेंगी. और अब मैं हमारे चेयरमैन ज्ञान जी, जो उस वक्त जो है कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से शायद नहीं एड्रेस कर पाए थे, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, अवेलेबल हो, तो संजय जी पहले उनको अनम्यूट रखो, वो अपने विचार रखेंगे. फिर लाजपत जी, फिर केएल गर्ग साहब जो है फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स देंगे. और साथ साथ मैं अनुरोध भी करूंगा हमारे सीईओ सर डॉक्टर एमएस गुप्ता जी से, जो हमारे हॉस्पिटल में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसिलिटी बनी हुई है वैक्सीन की, उसके बारे में भी आप सबको जानकारी देंगे, ताकि कई लोग बार बार हमें फोन कर करके पूछते हैं, तो खुद सीईओ साहब के मुंह से आपको पूरी क्लैरिटी इसके बारे में सुनने को मिलेगी. इसलिए आप सभी लोग अपना कंटिन्यू रखिएगा प्रोग्राम के अंदर. तो ज्ञान जी हमारे चेयरमैन साहब, इससे पहले ज्ञान जी बोले, हमारे जो और पदाधिकारी, हमारे मुख्य संरक्षक घनश्याम जी, मुख्य सलाहकार कुलदीप जी, त्रिलोकीनाथ जी, मुकेश जी, हमारे चेयरमैन ज्ञान जी, वालमुकुंद जी, चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाजपत जी, वाइस प्रेसिडेंट रमेश जी, योगेश जी, अशोक जी, हमारे दोनों कोषाध्यक्ष ये श्री सुरेश जी, नरेश जी, महामंत्री केएल गर्ग साहब तो प्रेजेंट ही हैं. ये कुछ लोग हमारे प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए. और जितने भी हमारे जो वाइस चेयरमैन जो भी हैं, मधु गोपाल जी और प्रदीप भैया जी, हम आप सभी का भी बहुत बहुत, सेक्रेटरी श्यामलाल जी और विकास विशाल जी, इन सब का भी हम इन एब्सेंसिया जो है स्वागत वो आभार प्रकट करते हैं कि आप सब लोग जो हैं इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित करते रहने के लिए हमें सपोर्ट दे रहे हैं. और आप पूरे आपके समर्थन से ही हम इस तरह के ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे. तो ज्ञान जी प्लीज, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना एड्रेस करें. सर माफी चाहूंगा, ज्ञान अग्रवाल जी शायद है नहीं हमारे वेबिनार में. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अब लाजपत जी हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। लाजपत जी. लाजपत जी आप अपने विचार जो. नहीं, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद. डॉक्टर साहब ने मोटापा के बारे में बहुत अच्छा बोला है. भाई फास्ट फूड वगैरह और चीजें नहीं खानी चाहिए, तो इसको कंट्रोल में रखना चाहिए. कोशिश करते हैं, फिर भी एज के हिसाब से कुछ बढ़ जाता है लोगों को. इसके बारे में आपको डॉक्टर तो साहब को विशेष ध्यान देने की जरूरत है लाजपत जी. हाँ जी, डॉक्टर साहब लाइन पे होते तो एक आधी बात और भी पूछते, कुछ ऐसा भी कहते हैं. डॉक्टर साहब लाइन पर हैं, आप रोज मिलते भी हो. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. नहीं डॉक्टर तो डॉक्टर साहब, अनुराग को फॉलो करो. नहीं वो तो फॉलो तो करते ही है, उसमें तो कोई बात नहीं है. लेकिन अभी तक कोई बीपी शुगर वगैरह से सब चीज बीमारियों से बचे हुए, कोई दवाई ले नहीं रहे. फिर भी ज्यादा बाहर का भी नहीं खाते, फिर भी बढ़ता है. एज का फैक्टर है क्या है ये तो
पता नहीं, तो लेकिन बताओ डॉक्टर साहब से एक चीज पूछो ये एक चीज क्वेश्चन सुनने में आई अगर थी, आपको पूछना है तो। मैं पूछ रहा था, तो कई बार क्या होता है, किसी हाँ, को पूछो। शुगर है, शुगर की टेबलेट ले रहा है, उसको बीपी भी आ जाता है, जो किसी का बीपी है, बीपी की टेबलेट ले रहा है, उसको शुगर भी आ जाता है। ये दोनों कनेक्टेड है क्या इस चीज से? सर ये बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, इसीलिए अच्छा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोला गया है। एक अच्छा, होती है तो दूसरे के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक बात, ठीक, अच्छे अच्छे। इसलिए डॉक्टर अगर साहब ने एक जो भी कहा, और भी डॉक्टर साहब ने जो हमारे को बताया उस पर ध्यान भी देंगे सब लोग, और बहुत अच्छा हमारे को गाइड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। और डॉक्टर साहब 24 घंटे अपना हॉस्पिटल में पूरा वॉच रखते हैं। कोविड के टाइम में तो डॉक्टर साहब ने, ट्रस्टियों का भी इतना दबाव था, हर एक आदमी को, मरीज के साथ साथ दूसरों को भी कोऑर्डिनेट करना बहुत ही एक जोखिम भरा काम था ये। और आगे भी रहेगा, जब ट्रस्टियों का हॉस्पिटल है तो ये दबाव आगे भी रहेगा डॉक्टर साहब, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे सीईओ साहब से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे वैक्सीन सेंटर के बारे में भी कुछ जानकारी शेयर करेंगे। और हमारे इन एब्सेंसिया हमारे प्रधान सुरेंद्र गुप्ता जी, जो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते रहते हैं इस तरह के कार्यक्रम के लिए, और पिछली बार की वेबिनार में वो उपस्थित भी थे। इस बार किसी कारण से वो बाहर हैं, और जो है उनका मेरे को मैसेज भी आया था कि भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से कार्यक्रम चल रहे हैं और बहुत ही टाइम लगाते हैं सुरेंद्र जी, और बहुत ही सरलता के साथ हम सबको जो है हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं। इन एब्सेंसिया में उनका भी बहुत बहुत अभी जो आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और डॉक्टर एम एस गुप्ता जी कुछ वैक्सीन सेंटर के बारे में कुछ और जानकारियां भी शेयर करेंगे, और फिर फॉर्मली श्री के एल गर्ग जी हमारे महामंत्री हम सबको एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स देंगे। शुक्रिया मेरी जी। मैं 16 जनवरी से हमारे हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, और ये वैक्सीनेशन पहले गवर्नमेंट के ही एजेंसी के द्वारा होता था। उन्हीं के टेक्नीशियंस, नर्सेज, उन्हीं का सारा कंट्रोल था। हमने अपनी व्यवस्था कर दी थी, जगह दे दी थी। तो उन्होंने सबसे पहले उन जो फ्रंटलाइन वर्कर कहलाते हैं ना, हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, जीडीए, जो भी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, उन सब की लिस्ट हमसे मांगी हुई थी। उसके अंदर लिस्ट में हमने अपने कंट्रोल बोर्ड के जो मैनेजमेंट बॉडी के सदस्य हैं उनकी भी भेज दी थी, क्योंकि वो भी, मैं मानता हूँ, फ्रंटलाइन केयर वर्कर ही हैं, क्योंकि वो भी सारे दिन हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की सेवा में आते जाते रहते हैं, हमें हमेशा उत्साहित करते हैं, सजेशन देते हैं। तो वो वैक्सीन हमारी कोवैक्सीन आ रही है, ये सॉरी आ रही है हमारी कोविशील्ड जो है एस्ट्राजेनेका की, वो हमारे हॉस्पिटल को मिली है। एक वायल हमारे वो पड़ती है हमारे को, उसके अंदर 10 वैक्सीनेशंस या वैक्सीन पेशेंट को लग सकती हैं। आधे ml की होती है, वो सिरिंज के साथ लगानी पड़ती है उसको। ये हमने 16 जनवरी से 27 फरवरी तक इस गवर्नमेंट के एजेंसी के तहत काम किया। उसके अंदर इन फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन वर्कर आते हैं, जैसे ये पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, फायर ब्रिगेड के हैं, होम गार्ड के हैं, सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज के हैं, जो भी हमारे को उन्होंने लिस्ट भेजी उसके मुताबिक इनका काम चलता रहा। फिर गवर्नमेंट ने अभी 1 मार्च से ये रिलैक्स कर दिया सभी हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, कि वो अपने ही हिसाब से लगाएं, लेकिन लिस्ट हमें वो प्रोवाइड करते थे। जो 60 साल से ऊपर के लोग थे या 45 साल के ऊपर थे, उनको कोमॉर्बिड कंडीशन थी, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, ऐसी 20 डिजीज को उन्होंने हमें लिस्ट दी। डॉक्टर का सर्टिफिकेट होने के साथ हम उनको 45 साल के ऊपर वालों भी इनोकुलेट करते थे, और उनको वो 250 रुपए की फीस रखी उन्होंने। 150 रुपया हमें सरकार को देना होता है वो खरीदने के लिए वैक्सीन, और 100 रुपया हॉस्पिटल के खर्चों में आएगा। उसमें सारा स्टाफ भी आता है, सिरिंज भी आती है, और बाकी सब ओवरहेड चार्जेस आते हैं। तो उसके लिए उन्होंने हमें इजाजत दी। सभी हॉस्पिटल को एक ही जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार ये चलता रहा, और अभी भी वही चल रहा है। लेकिन आज ही एक आदेश प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट से कि जो 60 साल के ऊपर है वो तो ऐसे ही चलेगा, जो 45 साल से ऊपर है, 45 ईयर से, उनको अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो पहले हम थोड़ा सा रिलैक्स रहते थे, अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन किया, टिक मार्क लगाया और उनको लगवा देते थे। अभी गवर्नमेंट ने देखा होगा, कुछ कोई हुई होगी बात उनसे, तो उन्होंने आदेश जारी किया है कि इन 45 साल से ऊपर वालों के लिए एक रिकॉर्ड रखा जाए,
और सभी के साथ डॉक्टर का, क्वालिफाइड डॉक्टर का, एलोपैथी डॉक्टर का सर्टिफिकेट अटैच्ड हो, जिसके अंदर वो इन डिजीजेस के अंदर से मार्क करें कौन सी डिजीज इस पर्सन को है, इसलिए वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो हमें आती है उसको लगवाने के हकदार होंगे। अब हमारे को उस सर्टिफिकेट की जरूरत है। ये आज कुछ हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि कुछ पेशेंट्स को जो 45 साल से ऊपर आए थे, उनके पास सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उनसे हमें क्षमा मांगनी पड़ी कि हम उनको नहीं अकोमोडेट कर पाए, और अभी आगे से उनको हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि वो सर्टिफिकेट लेके आए। और हम रोज करीब करीब एवरेज हमारी 150 140 या 150 के करीब लग जाती हैं, तो उसमें 14-15 वायल रोज खर्च हो जाती है। तो मैंने पीछे एक बार इंतजाम 60 वायल का किया, फिर 60 का किया, अब हमने 1000 वायल का कर दिया इंतजाम, ताकि वो वायल हमारे पास फ्रिज नया खरीद दिया है आपने हमें, जिसके अंदर हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और उसमें हम रखेंगे वायल, ताकि जल्दी खत्म होने का ना रहे। लोग तो रोज आएंगे ही आएंगे, रोज ही चलेगा, सिलसिला लंबा है ये, ताकि वो वायल्स फिर खत्म हो जाती हैं। लेकिन इनकी भी एक्सपायरी है, ये 3 से 4 महीने के अंदर हमें इसको खपत करना पड़ेगा, नहीं तो ये खराब हो जाएंगी। और इसके साथ छोटी सी एक और अटैच चीज है, अगर 10 वैक्सीन पेशेंट को लगनी 10 लोगों को, अगर उसमें 7 लोग आए और 3 ना आए तो खराब हो जाती है। कोशिश करते हैं कि पहले 10 लोग आ जाएं तो हम वायल खोले और 10 को लगा दें, फिर दूसरे 10 की वायल खोले तो आ जाए। जब आखिर में खत्म होने का टाइम आता है शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे करीब, उस टाइम हमें अगर 10 इंजेक्शन की वायल खुली हो, उसके अंदर जो बचता है 1-2 हमारी वेस्ट भी हो जाती है, कभी कभी होती है, पर हम कोशिश करते हैं कि कोई वेस्ट ना हो एक भी डोज। इसके लिए पैसे की कोई बात नहीं, तो 150 रुपए ये शायद कर लें, लेकिन इससे हमारा नेशनल नुकसान होता है। मैं समझता हूँ हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है ये वैक्सीन, बड़ी मुश्किल से बन रही है, बड़ी मुश्किल से मिल रही है, लिमिटेड चीजें हैं, तो हम इसको ना खोएं, हम इसका एक भी इंजेक्शन खराब ना जाने दें, कोशिश ये रहती है। लेकिन अगर वायल खुली हो और उसके बाद मरीज ना हो तो कभी कभी 1-2 हमारे इंजेक्शन खराब भी हो जाती है। वैसे सब चीज ठीक चल रही है, आप लोग देखते ही आते हैं, आपके अपने रेफरेंस लोग भी बहुत आ रहे हैं, ट्रस्टी बहुत आ रहे हैं, हमारे लोग बड़े उत्साह से लगवा रहे हैं, और मेरे ख्याल से बड़ा सही काम चल रहा है, कोई ऐसी शिकायत नहीं है। उसके बाद हम 30 मिनट तक पेशेंट को वेट कराते हैं, और अभी तक मुझे अच्छा लग रहा है कहने में कि कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है जिसके लिए हमें मरीज को दाखिल करना पड़े या उसको कहीं दवाई देनी पड़े, सिवाय इसके कि घर जाके थोड़ा बहुत किसी को बुखार हो जाता है या थोड़ा बदन दर्द होता है, उसके लिए हमने पैरासीटामोल की गोली हम पेशेंट को साथ ही दे देते हैं कि वो ले ले। अगर कोई ज्यादा हो तो हमें कांटेक्ट करें, हम उसकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जो भी मरीज हमारे यहाँ से वैक्सीन लगा के जाएगा या पेशेंट या तो नॉर्मल आदमी है लगा के जाएगा, हम उसके लिए जिम्मेवार हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर उसको होती है तो हम उसे ट्रीट करेंगे, ऑफिशियली करेंगे, और उसका कोई उससे चार्ज नहीं होता है। अगर उसी वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है हमारे पास दाखिल भी करना पड़ेगा हमें, तो सरकार की ओर से भी हिदायत है और हमारा इंसानी फर्ज भी है कि हमें हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी कॉम्प्लिकेशन हो तो हम उसको उसी वक्त मुहैया कराएं, जो भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, ताकि पेशेंट की जान माल का कोई नुकसान ना हो, उसके आने वाले साथ वालों का भी कोई नुकसान ना हो। इसके लिए हमने पार्किंग का इंतजाम भी किया हुआ है, पानी का इंतजाम भी किया है, चाय का भी किया हुआ है। और पीछे हमारे मुख्य संरक्षक महोदय घनश्याम गुप्ता जी आए थे, तो उन्होंने देखा कि वो बहुत हमारे ट्रस्ट के भी और नॉन ट्रस्ट के भी लगवा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब इनको आप 1 बोतल ठंडे पानी की और 1 ठंडे पेयजल की, जैसे आपका कोई लिम्का है, कोई फ्रूटी है, तो इनको मुहैया कराओ। तो मैंने उसी वक्त से उसका इंतजाम करा दिया था। उस दिन महेश जी भी थे, केएल गर्ग जी भी थे, सभी थे उस दिन, उनके सामने बात हुई थी, तो हम सबको वही मुहैया करा रहे हैं ताकि मरीज एक अच्छा संदेश लेके जाए। मरीज ये सोच के जाए कि हमें मरीज की तरह से नहीं, या ऐसे वैक्सीन लगाने के लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट के फैसिलिटी में और प्राइवेट फैसिलिटी में भी फर्क दिखना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। उनको लगना चाहिए कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों आए थे, हमारी जल्दी काम हुआ, आराम से हुआ, लाइन ठीक रही, इनको हमें को कुछ पानी चाय का इंतजाम भी किया गया हमारे को। डॉक्टर साहब बहुत जरूरी डॉक्टर साहब ये चीज मैंने इसका बात का बहुत खास ख्याल रखा है, और मेरा ख्याल अभी तक सब ठीक चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद यो सर, डॉक्टर एम एस गुप्ता जी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने बहुत ही संक्षिप्त में सबकी जानकारी में डाली। बहुत ही 43 से ऊपर तो लगाए थे, किसी को ना करें तो थोड़ा कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जब ये सेकंड डोज लगेगी उसके बाद में क्या उनको एंटीबॉडी टेस्ट भी कराना चाहिए? नहीं, या ऐसा ये कोई खास बात नहीं है,
रिकमेंडेड नहीं है। वो ये कहते हैं कि वैसे तो 28 दिन अभी रखा है इन्होंने टाइम, अगर एक हफ्ता ऊपर हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। पर मैं अभी पढ़ रहा था, कुछ अमेरिका से स्टडीज आई हैं, लॉन्ग स्टडीज लंबी हैं, उन्होंने कहा है कि जो एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन है अगर 12 हफ्ते बाद लगाई जाए, 10 या 12, तो इसके इफेक्ट ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। इससे जैसे बड़े बड़े जो डॉक्टर साहबान हमारे टेलीविजनों पे आते हैं वो बता रहे थे, हम सुनते हैं कि वो कह रहे थे कि इससे 2 फायदे होंगे। एक तो पेशेंट का जो हमारी स्टडी आई है उससे भी एंटीबॉडी ज्यादा बनेगी, देर तक उनको असर रहेगा। दूसरा, हमारे जो अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की उसकी भी देरी बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 महीने बाद दूसरा का नंबर आएगा, जब तक हम और लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे और नई वैक्सीन तैयार होकर आ जाएगी। अगर 28 दिन में करना है तो हमें 2 डोज रखनी पड़ती हैं, क्योंकि दूसरी डोज अगर तैयार होकर ना जब तक आए तो हमें उसके लिए रेडी रखनी पड़ेगी कि ताकि 28 दिन 30 दिन में उसे लगा दें। 3 महीने के अंतराल के ऊपर हमें ये थोड़ी सुविधा मिल सकती है, परंतु अभी हमारे को गवर्नमेंट की डायरेक्शन या ICMR की डायरेक्शन ऐसी नहीं आई है, ये सिर्फ स्टडीज बाहर हुई हैं। और अभी बाहर एक वैक्सीन और आ गई है, शायद इंडिया भी उसे ले, जॉनसन एंड जॉनसन की अमेरिका में सिंगल शॉट वैक्सीन है, उसमें 1 शॉट ही काफी है, 2 जरूरत नहीं है। अगर वो प्रचलित हो गई तो हमें भी उसका बड़ा फायदा होगा, लेने में उसका भी किया जा सकता है। लेकिन हमें तो आत्मनिर्भर बन रहा है, तो हमारी अपनी कोवैक्सीन आ गई है, उसकी भी स्टडीज पूरी हो गई है, उसके लिए भी ICMR ने कह दिया कि इनको ट्रायल की रन की जरूरत नहीं है। वो भी एक एस्ट्राजेनिका की तरह या मॉडर्ना की तरह, फाइजर की तरह, जो भी 5-6 भी ये वैक्सीन के कैंडिडेट आए हुए हैं वर्ल्ड में, उसके बराबर उसकी गिनती में आ गए हैं। उसका भी बड़ा 82% के करीब 2 डोज लगने के बाद में हमें पेशेंट फायदा। एंटीबॉडी कराने की महज की जरूरत नहीं है, एंटीबॉडी तो 14 दिन के बाद पैदा होनी शुरू हो ही जाएंगी। और डॉक्टर साहब, जिनको मैं हो चुका है एक उनको 7 क्वेश्चन दिन हो रहा था जी, जी पूछ लो क्या? डॉक्टर साहब, मेरा ऐसा सोचना था, वैसे आपसे बैठ के बात करेंगे कि क्या अपने को एक इंडिपेंडेंट वेबिनार वैक्सीन के बारे में भी, वैक्सीन जो है जो हो रहा है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें चर्चा होती रहती हैं। अगर आप ठीक समझेंगे तो एक 15-20 मिनट के आधा घंटा की बहुत अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करके सारे ट्रस्टियों को भेज के मैसेज, और फिर इसके ऊपर एक आपका 15 से 20 मिनट का एक प्रेजेंटेशन करवा देते हैं, ताकि जिन सारी जानकारियां सबको मिल जाएंगी और अपने हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज है वैक्सीन के बारे में वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल जाएंगी। बाकी सभी पदाधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लेके आपसे बैठ के चर्चा करेंगे, तो एक प्रोग्राम इस तरह का हम शॉर्ट टाइम का कर लेंगे, तो शायद इसका भी, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, मुझे लगता है कम से कम अगले 2 साल तक ये मिनिमम चलती रहेगी। चले 2 नहीं, साल से एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और आता है। जी। हाँ, एक क्वेश्चन आता है भी, कितने दिन तक वैक्सीन काम करेगी? हाँ, इसका ये है जी, इसके भी अभी क्योंकि नया चीज है ना, इसके लोगों को अभी पता नहीं, पहली बार वैक्सीन लग रही है, ट्रायल हाँ। भी 2-4-6 महीने की होती है। वैसे हम जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है 8 से 10 महीने तो काम करेगी ये, ज्यादा भी कर सकती है। कुछ ये भी स्टडीज आई हैं कि अगर आपके एंटीबॉडीज कम भी हो जाए, लेकिन हमारे जो सेल अंदर ऐसे हैं जो बनाते हैं एंटीबॉडीज को, वो जग जाते हैं। जैसे ये दोबारा कोरोना का या कोई ऐसा हमला होता है हमारे शरीर में, तो वो जग जाएंगे और उसी वक्त एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। ये भी एक थ्योरी है। इसकी वजह से भी कह रहे हैं लोग, जो री इन्फेक्शन बहुत कम है, आपने सुना होगा कि दोबारा इन्फेक्शन कोरोना की बहुत कम है, बहुत कम है। इंडिया में तो शायद केस 1-2 हुआ हो, बाहर फॉरेन में हुए हैं, 1-2, एक अमेरिका में न्यूयॉर्क में हुआ है, एक नहीं के नीचे वो डेनमार्क की तरफ हुआ है, एक स्वीडन में, एक 2-2 के सीधा हुए हैं, गिनती के केस हैं। 40 या 42 केस के बारे में एक रिपोर्ट आई थी। टोटल वर्ल्ड में इतना करोड़ों लोगों को इन्फेक्ट हुआ है, इतने मिलियन लोग डेथ भी हो गई हैं, लेकिन री इन्फेक्शन बहुत कम है। उसका कारण क्या है? कई कारण उन्होंने बताए हैं, साइंटिफिक रीजन बताए हैं, लेकिन हम उसको अभी इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे अभी लाजपत जी ने सवाल पूछा, उसका यही आंसर अभी देते हैं, 8 से 10 महीने तो रहेगी। जिनको हो चुका है उनको भी 6-8 महीने रहती है सेफ्टी। ऐसा नहीं है जैसे मुझे हो गया तो मुझे 6 से 8 महीने मेरी भी सेफ्टी है। ऐसा नहीं है कि मेरे को हो सकता दोबारा री इन्फेक्शन हो जाएगी, लेकिन प्रिकॉशंस रखनी है हमको, वही की वही। अभी तीनों बातें, कोई 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, वो ज्यादा जरूरी है, वो हम कभी रखना है। डॉक्टर साहब ये कहते थे एक बार वैक्सीन लगी तो सारी जिंदगी को जरूरत नहीं है और लगाने की। ऐसा अभी तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा भी एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं है अभी तो। सारी 1 साल ही तो हुआ सारा इस बीमारी को, तो इसलिए अभी कहना बहुत मुश्किल है। अभी तो वैक्सीन शुरू हुई है, इसका पता लगेगा इफेक्ट कब तक रहता है, धीरे धीरे पता लगेगा। ठीक है, मेरे ख्याल थैंक से यू डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब अपन आपस में सलाह करके इस पर एक प्रोग्राम रखेंगे जरूर। ठीक है, ताकि- ठीक है, मैं जी क्योंकि ये 2-3 साल तक कंटिन्यू रहने वाली प्रोसेस है। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। तो अच्छा, अब मैं हमारे महामंत्री माननीय श्री KL गर्ग जी से अनुरोध करूंगा
आपके एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स भी देंगे और अपने विचार भी रखेंगे। माननीय के.एल. गर्ग जी। थैंक यू महेश जी, लाजपत बंसल जी, डॉक्टर एम.एस. गुप्ता जी, डॉक्टर अनुराग जी। डॉक्टर अनुराग हमारे आपके हॉस्पिटल के जाने माने सीनियर कंसल्टेंट हैं और कोविड के पीरियड में बहुत अच्छा इन्होंने काफी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है, तो अच्छा खासा अनुभव इनका हो गया है। तो मेरे ख्याल से आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड के एक्सपर्टाइज हो गए हैं डॉक्टर साहब। हाँ, बिल्कुल। और इसमें निसंदेह डॉक्टर एम.एस. गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पीरियड को संभालने में। इस समय में इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया है। प्रत्येक दृष्टि हमारे काफी यहाँ से ट्रीटमेंट होकर के गए हैं और सभी मेरे ख्याल से खुश भी हैं। डॉक्टर अनुराग भी बहुत मृदुभाषी हैं और बहुत अच्छे से सबकी बातें सुनते हैं। तो निसंदेह इनका योगदान बहुत बड़ा है इस कोविड के पीरियड में। तो मैं आपका सभी का, डॉक्टर अनुराग जी का, डॉक्टर एम.एस. गुप्ता जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। महेश जी बहुत अच्छा वेबिनार को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बहुत अच्छी जानकारी और बहुत समय पे आयोजन कराते रहते हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। लाजपत बंसल जी भी मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक वेबिनार में रहते हैं और मैं देख रहा हूँ कि हमारे ट्रस्टी हैं रविंद्र जी, वो भी शायद वेबिनार में जुड़े रहते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बाकी मेरे ख्याल से संख्या कुछ कम है डॉक्टर साहब, आज 25 के आसपास ही हैं, तो मैक्सिमम अपने हॉस्पिटल के ही लोग हैं। मैं मेरी अपनी जो रिक्वेस्ट मार्केटिंग करूंगा टीम कि है आगे थोड़ा वेबिनार में ज्यादा हाँ थोड़ी संख्या बढ़े। बाकी तो व्यवस्था बहुत बढ़िया है मेरे ख्याल से। निश्चित रूप से डॉक्टर अनुराग गर्ग ने बहुत अच्छे तरीके से सिंड्रोम के बारे में बताया है और अच्छा मेरे ख्याल से इसकी प्रिवेंटिव भी और क्यूरेटिव दोनों तरह से इन्होंने अच्छे तरह से एलैबोरेट किया है सिचुएशन को। तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। जितने भी बाकी जितने डॉक्टर्स मेरे को सुन रहे हैं वेबिनार को जिन्होंने ज्वाइन किया है, बाकी जो भी जितने भी ऑडियंस हैं आज के इस वेबिनार में, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आज के इस वेबिनार को समापन की ओर ले जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय के.एल. गर्ग जी। देखिए, इस संख्या की कमी को हम इसको YouTube और Facebook पर लाइव चैनल पर डाल देंगे आगे से, तो इस पर उन चैनल पर रहने से जो जब समझेंगे वो उसका फायदा उठाएंगे। अब हमारा प्रयास है, हम तो अपने हर लेवल पर सबको सूचना दे भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, पर यही चीजें वो आकर के फिर डॉक्टर साहब से पर्सनली बार बार पूछते हैं और ये डॉक्टर साहब उनको सामूहिक रूप से बता रहे हैं, उसका फायदा जो ले सकते हैं वो ले रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा इसको और ज्यादा प्रचारित करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानकारी में डाल के फिर आगे की ओर कार्यक्रम करें। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। अच्छा।